गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। कान्हा जी की कृपा से आप सभी अच्छे से मेहनत करें और आपको जल्दी ही इस मेहनत का अच्छा सा फल भी मिले। तो चलिए अब हम अपनी क्लास के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज की क्लास में है वो इम्पोर्टेंट साइंस के एमसीक्यूज होंगे। क्योंकि काफ़ी सारे दिनों से है वो बच्चों के जो मैसेज आ रहे थे कि मैडम हमें साइंस के भी जो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हो इसी प्रकार साइंस के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें करवाइए। और साथ में उनके ये भी मैसेजेस थे कि मैडम आप है ना जो हमारा पेपर होता है 150 क्वेश्चंस का, वैसे 150 क्वेश्चंस की सीरीज भी लेके आओ और सारे के सारे सब्जेक्ट को है वो आप कवर करवाओ। तो मैं आपके कहने पे इम्पोर्टेंट साइंस के एमसीक्यूज लेके आई हूँ। आज के अगर टॉपिक की मैं बात करूँ तो आज के हमारे टॉपिक है वो आपके अनुवांशिकी टॉपिक रहने वाला है। इसके साथ ही आपका एक टॉपिक रहने वाला है नैनो प्रौद्योगिकी। एक टॉपिक रहने वाला आपका रक्षा प्रौद्योगिकी और एक टॉपिक आपका रहने वाला है जैव प्रौद्योगिकी। तो 4 टॉपिक आपके रहने वाले हैं। 4 टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन आज हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। साथ में ही आपके जो इम्पोर्टेंट साइंस के एमसीक्यू आज मैं लेके आई हूँ, इसी प्रकार मैं आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस है वो लेके आऊँगी। लेकिन उसके लिए आपको जो हमारी क्लासेज है इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम हो वो मोटिवेशन के ही थ्रू होता है। अब देखिए जो आपके इस प्रकार के क्वेश्चंस है वो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए अगर मेरे पास मोटिवेशन होगा तो कोई भी काम हो आप मोटिवेशन के साथ करते हैं तो वो बहुत ही डेडिकेशन के साथ हम वो काम में पूरा कर पाते हैं। तो मैं आपके लिए जो साइंस के एमसीक्यूज है इसके आपको 3 से 4 क्लास है वो प्रोवाइड करवाऊंगी, जिसमें आपके सारे टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे। साथ में ही जो आपकी इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, आपकी इंडियन पॉलिटी है और राजस्थान की है, ये सारे भी मैं आपको 3-4 हर सब्जेक्ट की 3 से 4 क्लास लाके है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाके है वो कवर करवा दूंगी। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवीजन करना है और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्लास का फ़ायदा मिले, मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और डेडिकेशन के साथ इम्पोर्टेंट जो आपके लिए फैक्ट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो लेके आ पाऊँ। तो चलिए आज की जो क्लास है हमारी आनुवांशिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, रक्षा टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी पे है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। इसमें हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कोर्स वंशागति पाई जाती है? एक्स सहलंगन अप्रभावी जीन में, ऑटोसोम जीन में, सभी प्रकार के जीन में और असामान्य जीन में। तो जो आपका राइट होगा वो होगा ऑप्शन ए, एक्स सहलंगन अप्रभावी जीन में, जैसे कि वर्णांधता में, हीमोफीलिया में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ड्रोसोफिला में प्रथम एक्स सहलंगन जीव की खोज किसके द्वारा की गई थी? मॉर्गन के द्वारा, मुल्लर के द्वारा, वाटसन के द्वारा और बेटसन के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट। ड्रोसोफिला में प्रथम एक्स सहलंगन जीन की खोज है वो मॉर्गन के द्वारा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, वर्णांधता वाहक महिला में होता है, यानी जो वर्णांधता वाहक महिला होती है उसमें होता है लाल रंग के लिए वर्णदिता, हरे रंग के लिए वर्णांधता, सामान्य दृष्टि होती है या फिर उसे लाल और हरे रंग की वर्णांधता यानी ए व बी दोनों होती हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सी। जो वर्णांधता रोग होता है उसमें उसका वाहक कौन होता है? उसकी वाहक है वो महिला होती है, और महिला वाहक होती है उसकी जो दृष्टि है वो सामान्य दृष्टि होती है। क्या होती है? सामान्य दृष्टि होती है। महिला वाहक जरूर होती है, महिला है वाहक जरूर होती है, लेकिन उसमें वो रोग है वो नहीं होता। वो सिर्फ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये रोग ले जाने का काम करती है, यानी वाहक का काम करती है, ना कि वो खुद उसकी रोगी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़े। अपना अगला क्वेश्चन, टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ऑटोसोम की संख्या है 46 और 47, 47 और 46,
दोनों में 44 और दोनों में 46। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों में 44। अब टर्नर और क्लाइनफेल्टर की बात करें तो टर्नर सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम, उसमें 44 प्लस में X0, यानी उसमें टर्नर में जो आपके ऑटोसोम होते हैं वो कितने होते हैं? 44 होते हैं। क्लाइनफेल्टर की बात करें, क्लाइनफेल्टर, उसमें अगर हम गुणसूत्रों की बात करें तो उसमें 44 प्लस में XY होता है, 44 प्लस में XY होता है, तो इसी में क्या होते हैं? 44 है। जो ये आपके 44 प्लस में XY, 44 प्लस में XX हो तो ये तो होते हैं ऑटोसोम। 44 ये तो क्या होते हैं? ये तो होते हैं ऑटोसोम, ऑटोसोम। और जो आपके ये होते हैं, ये होते हैं आपके लिंग गुणसूत्र। क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र, यानी ये लिंग का निर्धारण है इन्हीं गुणसूत्र से होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? एलोसोम बोलते हैं। जिनको क्या बोलते हैं? एलोसोम। तो अगर आपसे ये पूछ लेता कि इनमें एलोसोम कौन से होते, तो आपको ये बताने थे कि X0 और XXY ये होते हैं। लेकिन अभी आपको क्या पूछा है? ऑटोसोम पूछा है, यानी ऑटोसोम की संख्या कितनी है? टर्नर सिंड्रोम में भी 44 है और क्लाइनफेल्टर में भी कितनी है? 44 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सी हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप तुरंत नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को पता है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जहाँ से आप बाद में भी इसको डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो। आगे बढ़े, अगली एक्स और वाई गुणसूत्र है, केवल आकृतिक रूप से समान है, केवल आकृतिक रूप से भिन्न है, आकृतिक और साथ ही आनुवंशिक रूप से भिन्न है और कोई सही नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी। एक्स और वाई है वो आकृतिक रूप से तो भिन्न है ही है, साथ में आनुवंशिक रूप से भी भिन्न है। क्यों? क्योंकि जब एक्स एक्स होता है तो वो लिंग निर्धारण करता है, यानी वो आपकी फीमेल है, और एक्स वाई होता है तो वो आपके क्या है? मेल है। इसी प्रकार अगर आपसे आकार के बारे में इनसे पूछ ले तो जो एक्स होता है ये लार्ज गुणसूत्र होता है। क्या होता है? लार्ज होता है। और वाई होता है ये आपका स्मॉल होता है। तो ये आकृतिक रूप से तो भिन्न है ही है, साथ में आनुवंशिक रूप से भी भिन्न है। इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग संलग्न रोग है। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था, पहला क्वेश्चन करवाया था जिसमें वर्णांधता बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि उसमें एक्स संलग्न अप्रभावी जीन होते हैं। संलग्न में आपके क्या आ जाएगा कि हीमोफिलिया, वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया ए और बी। तो हीमोफिलिया और वर्णांधता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, कि जो मनुष्य में लिंग संलग्न रोग होते हैं वो हीमोफिलिया और वर्णांधता है। आपको पता है 44 प्लस में XX यानी ये महिला, 44 प्लस में XY यानी ये पुरुष। तो जब आपके XY होगा तो ये क्या होगा? ये रोगी होगा। ये क्या होगा? रोगी होगा। ये चीज रोगी को डिनोट करती है कि ये है रोगी पर होगा। अब अगर दोनों में ये है तो आपके क्या हो जाएगा? ये होगी रोगी महिला हो जाएगी। और ये अगर X और Y होगा तो X पे ही होगा, क्योंकि जो आपका X है ये हीमोफिलिया हो चाहे वर्णांधता हो, ये वाहक का काम करती है। तो आपके X गुणसूत्र ही आपका क्या होता है? रोग के बारे में डिनोट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये फिर पुरुष रोगी हो जाएगा, पुरुष से रोगी हो जाएगा। और इसमें आप एक चीज ध्यान रखना कि जब X दोनों ही अगर आपके गुणसूत्र हैं वो क्या हो? रोग से ग्रसित हो, तो उसमें तो ये है जो मादा होगी वो रोगी होगी। लेकिन अगर आपके X हो तो इसमें जो मादा है वो रोगी नहीं होगी, वो वाहक होगी। वो क्या होगी? वाहक होगी। इस चीज को ध्यान में रखना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चले अपना अगला क्वेश्चन, व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कहलाते हैं ऑटोसोम, लाइसोसोम, हेटेरोसोम और पेरोक्सिसोम। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो लिंग निर्धारण के गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? एक्स और वाई होते हैं। एक्स वाई होते हैं, जिसमें एक्स है वो लार्ज होता है और वाई होता है वो स्मॉल होता है। जो लिंग निर्धारण वाले गुणसूत्र होते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोसोम या फिर एलोसोम। जो अभी मैंने जिक्र किया था पिछले क्वेश्चन में, एलोसोम।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र है वो हेटेरोसोम या एलोसोम में कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। मंगोलता युक्त बालक है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या सुपरमेल। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है डी, डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वें गुणसूत्र में त्रिगुणता होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको मंगोलता दे दे या फिर आपको मंगोलिज्म दे दे, मंगोलिज्म दे दे या आपको मंगोल मूर्खता दे दे, मंगोल मूर्खता, या आपको डाउन सिंड्रोम दे दे, ये सारी चीजें एक ही होती है। और किससे होती है, 21वें गुणसूत्र में त्रिगुणता से होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होता है बंदे महिला, बंदे पुरुष, सुपरमेल और बंद बूंदी। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, जिसमें 45 गुणसूत्र होते हैं, यानी 44 प्लस में x0। तो इसमें क्या होगा, महिला, तो ये बंदे महिला होगी, ये क्या होगी, बंदे महिला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम जिसमें 45 गुणसूत्र होते हैं, 45 गुणसूत्र हो गए, 44 प्लस में 1 45 हो गई, उसमें बंदे महिला होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ZW और ZZ प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, यानी ZW और ZZ ये किस में है वो लिंग निर्धारण पाया जाता है, ड्रोसोफिला में, कोक्सिनिया में, मेलाड्रियम में और पक्षी और तितलियों में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। जो ZW और ZZ होता है ये क्या होता है, ये पक्षियों और तितलियां होती हैं, उनमें लिंग निर्धारण इसमें पाया जाता है। आपको पता है कि जो XX मादा होती है ये समयुग्म की होती है, ये क्या होती है, समयुग्मी, समय युग्म की होती है। और जो आपके XY यानी नर होता है वो विषम युग्म की होता है, नर होता है वो विषम युग्म की होता है, विषम युग्म की होता है। उसी प्रकार जब आपके ZW ये तो होती है आपकी मादा और ZZ होता है ये होता है नर, ZZ होगा तो ये होगा नर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, पक्षियों में शिशु के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है। अभी मैंने आपको ये बताया था कि ZZ और ZW है, ये क्या होता है, पक्षी और तितलियों में लिंग निर्धारण पाया जाता है। अब इसमें ये क्या होता है, नर और ये मादा होती है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इसमें जो लिंग निर्धारण है वो किससे होगा, मादा से होगा, माता से होगा। कैसे होगा, अगर उसका Z जाएगा तो नर और उसका अगर W जाएगा तो मादा, यानी इसका जो पूरा का पूरा किस पे होगा, ये डिपेंड करेगा माता पे। तो पक्षियों में शिशु के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, माता के द्वारा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। काफ़ी मैं इजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से नैनो कणों के संदर्भ में असत्य कण है, असत्य कथन है। नैनो तकनीक में 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर आकार के कणों का अध्ययन किया जाता है। नैनो तकनीक में 10 मीटर से 10 मीटर आकार के कणों का अध्ययन किया जाता है। नैनो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बोना। प्रोफेसर नोरियो तानीगुची ने सर्वप्रथम सैद्धांतिक रूप से नैनो तकनीक के बारे में बताया था। तो इसमें हमें असत्य कथन बताना है। तो नैनो तकनीक में 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर आकार के कणों का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही है। जो आपका 1 नैनोमीटर होता है वो क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। नैनो तकनीक में 10 मीटर नहीं, यहाँ पे आएगा आपके 10⁻⁹ मीटर और यहाँ पे 10⁻⁷ नैनोमीटर, 7 मीटर आकार के कणों का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इनमें है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर है। तो आप मान के 1 नैनोमीटर का क्या मतलब हुआ, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। और से 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर क्या हुआ, 100 इंटू 1 नैनोमीटर हुआ। तो 1 को लिख सकते हैं 10⁻⁹ मीटर। तो 10⁻⁹ मीटर है यहाँ पे,
100 है तो 10 की पावर 2 और 10 की पावर -9। अब मैथ से इसे सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9 में से ये 2 जाएंगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा ना, 10 की पावर -7 मीटर। तो आपका क्या हो जाएगा, 10 की पावर -9 मीटर से 10 की पावर -7 मीटर के आकार के कणों का अध्ययन किया जाता है। ये बस आपकी जो अलग अलग लिखने का तरीका अलग है, बाकी ये दोनों के दोनों एक ही चीज़ है। अगली बात करते हैं, नैनो ग्रीक भाषा का शब्द जिसका अर्थ बोना है, ये भी सही है। प्रोफेसर नोरियो तानिगुची ने सर्वप्रथम सैद्धांतिक रूप से नैनो तकनीक के बारे में बताया था, ये आपका गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो आपके नोरियो तानिगुची है उन्होंने इसके बारे में नहीं बताया था, इसके बारे में आपके बताया था रिचर्ड फिलिप या फिलिप फिनमैन इन्होंने है इसके बारे में बताया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि आपका असत्य दिया हुआ है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, एसटीएम उपकरण के संदर्भ में असत्य कथन हमें बताना है। एसटीएम उपकरण का आविष्कार हेनरिक रोहरेर ने किया था, बिल्कुल सही। एसटीएम का पूरा नाम है वो है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ये भी सही है। एसटीएम उपकरण से नैनो पदार्थों का विनिर्माण संभव हो सका है, ये भी सही है। और एसटीएम उपकरण की आवर्धन क्षमता 1.4 नैनोमीटर है, ये गलत है। वो कितनी है, वो है 0.01 नैनोमीटर। तो कथन आपका ऑप्शन डी है वो असंगत या असत्य दिया हुआ है। एसटीएम उपकरण की जो विभेदन क्षमता होती है वो होती है 0.01 नैनोमीटर। और ये आपके एसटीएम उपकरण का आविष्कार है वो हेनरिक रोहरेर, और साथ में आपके किसने, आपके राड बिन्निंग। तो आप ये लिख सकते हैं कि इन्होंने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नैनो तकनीक की टॉप डाउन अप्रोच के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें वृत्त पदार्थों को तोड़कर नैनो स्तर तक पहुंचा जाता है। इस तकनीक से संबंधित वैज्ञानिक किम एरिक ड्रेक्सलर है। इसमें सही कथन की बात करें तो जो आपका फर्स्ट है कि इसमें वृत्त पदार्थों को तोड़कर नैनो स्तर तक पहुंचा जाता है, यानी पहले कोई वृत्त है वो पदार्थ था, उसके बाद है वो आपके छोटे छोटे में डिवाइड हुआ, उसके बाद में फिर छोटों में, उसके बाद में उससे भी छोटों में, और उसके बाद में उससे छोटों में। तो इस प्रकार है ये डिवाइड हुआ इसका। तो ये आपका बिल्कुल सही है, कथन ए है बिल्कुल सही दे रखा है। तो ये जो अप्रोच है ये कौन सी है, टॉप टू डाउन, यानी टॉप से डाउन आई है। इस तकनीक से संबंधित वैज्ञानिक किम एरिक ड्रेक्सलर थे, ये इन्होंने गलत दे दिया है। जो टॉप डाउन अप्रोच है वो मोरियो तानिगुची ने दी थी। किसने दी थी, नोरियो ये दी थी आपके तानिगुची ने। तो आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि टॉप डाउन अप्रोच किसने दी थी, नोरियो तानिगुची ने दी थी। अगर आपसे पूछ ले कि आपके जो ये है किम एरिक ड्रेक्सलर, तो इन्होंने जो अप्रोच दी थी वो दी थी इन्होंने बॉटम अप की। इन्होंने कौन सी दी थी, बॉटम अप की दी थी। तो यानी अणु व परमाणु है से उससे बनकर बड़ी यहाँ पे जो पदार्थ है वो बनता है, वृत्त पदार्थ है वो बनता है। तो जो यहाँ से बॉटम से अप वाली अप्रोच है वो दी थी आपके किसने, किम एरिक ड्रेक्सलर ने। और आपके टॉप से डाउन वाली किसने दी थी, नोरियो तानिगुची ने दी थी। तो आपका कथन 2 है, ये गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नैनो मिशन के उद्देश्य हैं, आधार अनुसंधान को बढ़ावा देना, मानव संसाधन विकास, नैनो अनुप्रयोगी प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नैनो मिशन की बात करें तो नैनो मिशन है ये भारत सरकार के द्वारा 2007 में है वो स्टार्ट किया गया था। भारत सरकार के द्वारा 2007 में स्टार्ट किया गया था। इसके क्या क्या थे कि इसमें है वो नैनोटेक को बढ़ावा देना, साथ में इसमें स्कॉलरशिप, मानव संसाधन तैयार करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग, ये आधारभूत संरचना, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर थी, इसके उद्देश्य थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स के संदर्भ में नैनो टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। नैनो कण सेल, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मेमोरी चिप्स एवं नैनो कंप्यूटर बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं।
कार्बन नैनो ट्यूब्स में ईंधन को सुरक्षित किया जा सकता है, परंतु यह बैटरी के रूप में अत्यधिक असुरक्षित है। सौर सेल पर नैनो कणों की लेप से उसकी दक्षता में वृद्धि होती है और नैनो कण स्वयं एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के रूप में कार्य कर सकता है। तो हमें इसमें असत्य कथन बताना है और असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन बी है। कार्बन नैनो ट्यूब्स में ईंधन को सुरक्षित किया जा सकता है, लेकिन ये बैटरी के रूप में अत्यधिक असुरक्षित नहीं है, अत्यधिक सुरक्षित है। तो जो कि इसमें गलत दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। रक्षा क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। नैनो प्रौद्योगिकी से सैन्य उपकरणों को कम वजनी और ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। नैनो प्रौद्योगिकी से निर्मित नैनो सेंसर का उपयोग रासायनिक हथियारों की पहचान करने में होता है, बिल्कुल सही। नैनो प्रौद्योगिकी से वजनी व वाटरप्रूफ कपड़ों का प्रयोग किया जा सकता है, ये चीज गलत है। क्यों? क्योंकि वजनी थोड़ी होंगे, हल्के बनेंगे, वो तो हल्के नैनो प्रौद्योगिकी से हल्के बनेंगे। तो नैनो प्रौद्योगिकी से हल्के व वाटर प्रूफ कपड़ों का निर्माण किया जा सकता है और ये तकनीक सैन्य क्षेत्र में तेजी से घाव भरने, घाव को संक्रमण से बचाने की क्रीम बनाने में भी उपयोगी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि असत्य दिया हुआ है। यहाँ पे वजनी की जगह क्या आएगा? हल्के। अगला क्वेश्चन, नैनो बायोसेंसर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। ये सेंसर जैव विविधता को नापने का एक आधुनिक यंत्र है। ये सेंसर हमारे शरीर में किसी भी कोशिका जीव में विकृति का पता लगाने व एंटीजन की उपस्थिति को पहचानने में मार्कर के समान कार्य करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें कि इसमें सही कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन 2 है, वो तो सही है। लेकिन जो आपका कथन 1 है वो गलत दे रखा है। जैव विविधता यानी जैव विविधता को मापने का आधुनिक यंत्र है, ये गलत है। जो आपका कथन 2 है ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के संदर्भ में सत्य कथन हमें चुनना है। नैनो प्रौद्योगिकी से लक्षित दवा डिलीवरी संभव है, टारगेट ड्रग डिलीवरी संभव है। नैनो प्रौद्योगिकी जीन थेरेपी के क्षेत्र में महत्तम उपयोगी हो सकती है। तो ये दोनों के दोनों कथन है वो बिल्कुल सही होंगे। नैनो प्रौद्योगिकी से जो आपके टारगेट ड्रग है वो बनाई जा सकती है, बनाना संभव है, बिल्कुल सही। दूसरा, नैनो प्रौद्योगिकी जीन थेरेपी के क्षेत्र में महत्तम उपयोगी हो सकती है, बिल्कुल सही। जो क्रोमोसोम और जो आपके डीएनए है, जीन है, उनमें इसका यूज हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कि 1 व 2 दोनों कथन है बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। नैनो रोबोट्स के संदर्भ में असत्य कथन है। यह समुद्र में तेल के रिसाव के प्रभाव को कम करने नैनोकण में सहायक है। इस अति सूक्ष्म रोबोट का नाम साइनसेल्स है। आईआईटी रुड़की ने अति सूक्ष्म रोबोट विकसित किया है। रक्त के साथ प्रभावित होते हुए मानव शरीर में रोगों का निदान करने में सक्षम है। तो इसमें अगर हम असत्य कथन की बात करें तो आपके ए, बी और डी आपके सही हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसने जो अति सूक्ष्म रोबोट का विकास है वो आईआईटी ने नहीं किया, एमआईटी ने किया है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सिल्वर नैनो कणों की विशेषताओं के संदर्भ में असत्य कथन है वो बताइए। यह जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। इनका प्रयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु किया जाता है। इनका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है और इनका प्रयोग पट्टी, बैंडेज, मलहम में किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो सिल्वर नैनोकण है ये बैक्टीरिया रोधी होती हैं, तो जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। और साथ में इनका प्रयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण से होता है, सही है। जब ये बैक्टीरिया रोधी है, बायोटेनिक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ये संरक्षण भी करेंगे खाद्य पदार्थों का। बैंडेज और ये जो आपके मलहम होते हैं इनमें भी इनका यूज होगा, लेकिन आपके ऑप्शन सी इसमें असत्य दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अति सूक्ष्म तकनीक नैनो टेक्नोलॉजी नैनोमीटर पैमाने पर आधारित होती है। अति सूक्ष्म पदार्थ की विशेषता इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ज्ञात की जा सकती है। अति सूक्ष्म पदार्थों के संश्लेषण की भौतिक तकनीक प्लाज्मा सिंथेसिस से होती है। इनमें सत्य कथन है। तो सत्य कथन की बात करें तो आपका जो कथन 1 है कि अति सूक्ष्म तकनीक नैनोमीटर पैमाने पर आधारित होती है, बिल्कुल सही।
10⁻⁹ मीटर होती हैं। अति सूक्ष्म पदार्थों की विशेषता इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ज्ञात नहीं की जाती, ये आपका गलत है, एस्टीम के द्वारा की जाती है। अति सूक्ष्म पदार्थों के संश्लेषण की भौतिक तकनीक प्लाज्मा सिंथेसिस है, ये भौतिक नहीं, ये रासायनिक तकनीक है, रासायनिक तकनीक है। तो आपका जो दूसरा और तीसरा कथन दोनों गलत है, ओनली फर्स्ट कथन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है? नैनो कण द्वारा 120 dB तक कम ध्वनि सुनाई देती है। नैनो कण द्वारा 60 dB तक कम ध्वनि सुनाई देती है। नैनो कण सिलिका के केवल एक नैनो कण का बना वेस्टिकल होता है। और नैनो कण रजत के केवल एक नैनो कण का बना होता है। इसमें हमें बताना है राइट, तो राइट आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है बी, क्योंकि नैनो कण द्वारा 60 डेसिबल तक के कम जो ध्वनि है वो ही सुनाई देती है, तो आपका ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। सी में है कि नैनो कण सिलिका के केवल एक नैनो कण का बना होता है, नहीं। नैनो कण रजत चांदी के केवल एक नैनो कण का होता है, नहीं, ये आपके गोल्ड नैनो पार्टिकल का बना होता है, गोल्ड नैनो पार्टिकल का बना होता है, से निर्मित होता है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाकी के असत्य हैं और बी है वो सत्य दिया हुआ है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक राई में उपस्थित हिरुडिन नामक प्रोटीन उपयोगी है। रक्त के थक्के को बनने से रोकता है, डायरिया रोग निदान में, वायरस प्रतिरोधी पादप में, और उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए, रक्त के थक्के को बनने से रोकना, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्रायोप्रिजर्वेशन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ऊतक, अंग एवं आनुवंशिक पदार्थों का जीवन दीर्घकालिक बनाए रखने के लिए भंडारण प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत पदार्थों को तरल ऑक्सीजन में अत्यंत निम्न ताप पर रखा जाता है। जैव विविधता के जो इन सिटू कंजर्वेशन के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल है वो किया जाता है। इसमें हमें सही कथन है वो बताना है, सत्य कथन बताना है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट है कि यह ऊतक, अंग एवं आनुवंशिक पदार्थों का जीवन दीर्घकालिक बनाए रखने के लिए भंडारण प्रक्रिया बिल्कुल ही सही है। इसके अंतर्गत पदार्थ को तरल ऑक्सीजन में नहीं, ये आपका जो द्रव नाइट्रोजन होता है N2, इनको अत्यंत निम्न ताप पर -196 डिग्री इन पर रखा जाता है। जैव विविधता है वो इन सीटू नहीं, ये एक्स सीटू, यानी जो आपकी क्या बोला जाता है, अंत स्थानीय संरक्षण नहीं, वो आपकी बाह्य स्थानीय संरक्षण के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैव विविधता के XC2 के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका कथन 2 और 3 गलत दिया हुआ है, ओनली आपका कथन ए है वो सही है। तो आपका जो ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही होगा। मैं जो आज के क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको काफ़ी अच्छे से नोट डाउन करके लेके आई हूँ। तो आपके लिए क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन एक से ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इनको आप क्लास लेके इनको समझना, याद करना, और इनका फिर है 1 से 2 बार रिविजन भी करना है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्लास है वो पहुँच पाए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रायोजेंस है उच्च प्रोटीन युक्त एंजाइम, एंटीबायोटिक, कृत्रिम इंसुलिन और ट्रांसजेनिक फसलों में विष उत्पन्न करने वाले जीन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है डी हो जाएगा। ट्रांसजेनिक फसलों में विष उत्पन्न करने वाले जीन्स है वो क्रायोजीन्स है, यानी आपके जो बैक्टीरिया, यानी जो आपने ये देखा होगा कि ट्रांसजेनिक फसलों में विष उत्पन्न करने वाले जीन से आपने बीटी कॉटन के बारे में सुना है, बीटी कॉटन के बारे में, क्योंकि जो ये क्रायोजीन्स होते हैं इनमें क्रिस्टल प्रोटीन होते हैं। क्रिस्टल प्रोटीन यानी क्रिस्टल प्रोटीन, और इस प्रोटीन में क्या होता है? इसमें होता है टॉक्सिन, इसमें टॉक्सिन। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कपास के कीटरोधी पौधे आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो लिया गया है किससे? विषाणु से, जीवाणु से, कीट से और पौधे से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बैक्टीरिया, जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से। जो इसमें बात कर रहा है कपास के कीटरोधी पौधे, कपास के कीटरोधी पौधे यानी ये बीटी कॉटन की बात कर रहा है।
बीटी कॉटन की बात कर रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अक्सर सुर्खियों में रहने वाले स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है। स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती हैं। स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है। स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती है। सही कथन हमें चुनना है। जो ये स्टेम कोशिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं, ये जो पूर्ण सख्त सेल होती हैं, यानी ये किसी अन्य सेल में बदल सकती है, किसी अन्य सेल में बदल सकती है। तो इसमें अगर हम राइट की बात करें तो स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी में पाई जाती है, ये तो गलत है। औषधियों को परखने के प्रयोग के लिए की जा सकती है। स्टेम कोशिका चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती है। तो आपके 2 और 3 सही हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, 3 पेरेंट तकनीक के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही है। यह स्टेम सेल क्लोनिंग की एक तकनीक है। यह माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों की रोकथाम की तकनीक है। यह जैव उत्प्रेरक के माध्यम से डिजाइनर बेबी तैयार करने की तकनीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, कौन सा सही है वो हमें चुनना है। तो इसमें जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन बी कि ये माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों की रोकथाम की तकनीक है, क्योंकि जो स्त्री होती है उसमें विकृत माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसी के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, जेनेटिकली मॉडिफाइड आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है। ये फसल सूखे, ठंड, लवणता, ताप के प्रति अधिक सहिष्णु होती हैं, ये बिल्कुल सही है। इन फसलों की खनिज उपयोग क्षमता अधिक होती है, बिल्कुल सही। इन फसलों की कीटों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता है वो अधिक होती है, ये भी सही। तो तीनों के तीनों कथन सही हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी की उपरोक्त सभी सही है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अलैंगिक विधि है, सही है। इसके माध्यम से कैंसर जैसी घातक बीमारियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस तकनीक के माध्यम से वृद्धावस्था से युवावस्था की ओर लौटना संभव हो सकता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो ये भी आपका गलत है, यानी आपका जो राइट होगा वो ओनली होगा केवल फर्स्ट है जो कि सही दे रखा है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेसिलस थुरिंजिस एक आनुवंशिक रूप से निर्मित सूक्ष्म जीव है। बेसिलस थुरिंजिस का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में होता है। इसमें अगर हम सही कथन की बात करें तो दोनों के दोनों कथन गलत दे रखे हैं, क्योंकि ये आनुवंशिक रूप से निर्मित सूक्ष्म जीव नहीं है, ये नेचुरली है। नेचुरली यानी मृदा में पाया जाने वाला, सॉइल में पाया जाने वाला सूक्ष्म जीव है। दूसरा, इसका जैव उर्वरक के रूप में नहीं, इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में, जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो दोनों ही गलत हैं, तो इसमें से आ जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परखनली शिशु के संदर्भ में सत्य कथन है। शिशु परखनली में जन्म लेता है। शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। अनिषेचित खंड जो अंड का परखनली के अंदर परिवर्तन होता है, गलत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, जो कि सही दिया हुआ है। जो ये आईवीएफ होता है यानी टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, इसमें पिता का स्पर्म, माता का अंडाणु, एग लिया जाता है। निषेचन है वो प्रयोगशाला लैब में करवाया जाता है, टेस्ट ट्यूब में करवाया जाता है। फिर जो भ्रूण होता है उसको माता के गर्भाशय में वापिस से डाल दिया जाता है। तो ये होती है आपकी टेस्ट ट्यूब बेबी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, गोल्डन राइस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आनुवंशिक रूप से संशोधित चावल की एक किस्म है। इसमें विटामिन ए आहार अनुपूरक होने के लिए यह अभिप्रेरित है, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम गोल्डन राइस की बात करें, जो गोल्डन राइस होते हैं ट्रांसजेनिक चावल होते हैं। ट्रांसजेनिक चावल जो गोल्डन राइस होता है, इसमें बीटा कैरोटीन और इसमें चावल का डीएनए, बीटा कैरोटीन वाला जीन और प्लस में चावल के डीएनए। फिर इससे क्या बनता है, इससे बनता है आपका गोल्डन राइस, यानी बीटा कैरोटीन इसमें होता है। ये हल्के पीले रंग के होते हैं,
हल्के पीले रंग के होते हैं। जो बीटा कैरोटीन होता है उसमें क्या होता है, इसमें आपके विटामिन है वो क्या होता है, ए होता है, और विटामिन ए आपके यकृत यानी लीवर में संश्लेषित। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। गोल्डन राइस के बारे में जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रोपोरेशन नामक डीएनए स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधि में निम्नलिखित में से किस एंजाइम की सहायता से लक्षित कोशिका में छिद्र बन जाते हैं? रेनिन, लाइसोजाइम, हाइड्रोलाइटिक या पॉलीमरेज। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी, लाइसोजाइम या CaCl2। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस के संदर्भ में सही कथन है, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ मिसाइल रक्षा प्रणालियों में गिना जाता है। थर्ड अंतरिक्ष आधारित और जमीन आधारित निगरानी स्टेशन से जुड़ा होता है। इसकी टेक्नोलॉजी हिट टू किल पर आधारित है। ये 200 किलोमीटर दूर तक और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार करने में सक्षम है। इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही है? तो अगर हम थर्ड की बात करें तो इसमें तीनों के तीनों इन्होंने चीजें सही दी हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हेलिना एक है? टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल, परमाणु टॉर्पीडो, सतह से हवा में मार करने वाली निर्देशित मिसाइल, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है हेलिना। ऑप्शन फर्स्ट ए होगा कि हेलिना है वो क्या है, ये नाग जो मिसाइल है उसी का वर्जन है। हेलीकॉप्टर से ये आपके निर्देशित होती है तो इसे हेलिना बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है ए हो जाएगा। जो आपकी नाग है ये जो आपका IGMDP था उसकी एक मिसाइल है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के संदर्भ में सत्य कथनों पर विचार करना। इन कथनों पर जो सत्य कथन है वो हमें बताना है। यह भारतीय सेनाओं के लिए संसर सशस्त्र प्रणाली, ये भारतीय सेनाओं के लिए सेंसर शस्त्र प्रणाली एवं उनसे संबंधित उपकरणों की डिजाइन, विकास एवं उत्पादन करता है। बिल्कुल सही है, करता है। प्रतिरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु 1958 में DRDO की स्थापना की गई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से भारत द्वारा निर्मित एंटी टैंक मिसाइलें नहीं है? जेवलिन, स्पाइक इजराइल, मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइड मिसाइल, और इनमें से बात करें तो राइट होगा ऑप्शन थर्ड। जो मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइड मिसाइल है ये आपके किसकी है, ये भारत द्वारा निर्मित एंटी टैंक मिसाइल है। जो आपकी बात करें मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसकी फुल फॉर्म भी अगर आपसे पूछ ले तो आप ध्यान रखना। बाकी अगर जेवलिन की बात करें तो ये USA की है, स्पाइक की बात करें तो ये इजराइल की है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 है वो नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि 1 और 2 ये जो एंटी टैंक मिसाइल है वो भारत की नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको 39 क्वेश्चन करवाए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ में ये भी बताना कि अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए कि नहीं हर सब्जेक्ट के करवाऊँ या फिर ओनली साइंस के करवाऊँ। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्लास पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।